हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जनरल अवेयरनेस को कवर कर रहे हैं, राइट। और जनरल अवेयरनेस के बैंकिंग अवेयरनेस के जो लेक्चर्स हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है, उसको कवर करते हुए अब तक हमने लगभग 15 टू 16 क्लासेस, राइट, 16 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। और उसमें अब तक हमने क्या क्या देखा है, सारी क्लासेस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा ही होगा, राइट। कल हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, राइट, कि बैंक अकाउंट जो है वो कितने टाइप का होता है ना। तो देखो, बैंक अकाउंट जो है वो बेसिकली हमने क्या देखा था भाई, दो टाइप से हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है क्या, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक हमने क्या पढ़ा था कि भाई टर्म डिपॉजिट होता है, राइट। क्या, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, ये दो तरह के डिपॉजिट्स हमने देखे थे, है ना। ये तो सभी को याद होगा। इसमें एक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये दोनों डिमांड डिपॉजिट के अंडर में आ रहे थे, राइट, है ना। जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें हमने दो अकाउंट देखे थे, एक हमारा था सेविंग अकाउंट और दूसरा हमारा था करंट अकाउंट, राइट। नेक्स्ट हमने देखा था डिमांड डिपॉजिट के अलावा एक और क्या था भाई, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। इसमें हमने दो देखे थे, आरडी और क्या देखा था, एफडी, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता और फिक्स डिपॉजिट मतलब सावधि जमा खाता, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं, इनके सारे टर्म्स हमने देख लिए कि भाई करंट अकाउंट में हमें क्या सुविधाएं देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली किसके लिए हो रहा था, बिजनेसमैन के लिए, राइट। तो ये तो हमने कुछ फॉर्मल टाइप्स देखे। इसके अलावा हमने एनआरआई के लिए कुछ अकाउंट देखे थे कि भाई एनआरआई क्या होता है, एनआरओ क्या होता है, एफसीएनआर क्या होता है ना। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, है ना। नॉन रेसिडेंट, सॉरी ये एनआरई है ना, एक्सटर्नल नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, ठीक है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, ठीक है, ओके, है ना। ये इनके टाइप्स थे जो कि एनआरआई, जो विदेशी अगर भारत में आ रहे हैं तो वो किस तरीके से अकाउंट खुलवाएंगे, कौन कौन से अकाउंट खुलवाएंगे, ये सारी चीजें हम इसमें देख लिए थे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट होने वाला है वो अकाउंट्स के ही टाइप्स हम देखेंगे, पर वो अकाउंट जो बैंक एक दूसरे में खुलवाते, ये तो भाई हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, बट बैंक के भी तो अकाउंट होते हैं ना, है ना। ये तो भाई पब्लिक के साथ होता है, ये तो पब्लिक और बैंक का कनेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। ये फॉरेनर्स और बैंक के कनेक्शन की बात हो रही है ना। भाई फॉरेनर्स भी तो कनेक्ट होते हैं ना इंडियन बैंक से, तो ये तो उनकी बात हो गई, मतलब कि जनता से किस तरह से कनेक्ट होता है, ये हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ। अब आज हम देखेंगे कि बैंक बैंक से किस तरीके से अकाउंट से कनेक्ट रहेगा, मतलब कि बैंक का दूसरे बैंक में अकाउंट किस तरीके से खोला जाएगा, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जिसके अंडर में हम ये देखते हैं कि भाई जो अगर विदेशी बैंक भारत में अकाउंट खोलना चाहता है, भारतीय बैंक विदेश में अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले कि भाई अगर हमें बैंक से लोन लेना है, ठीक है, अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो क्या हमारा बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कहाँ आएगा, अकाउंट में ही आएगा, राइट। तो अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमारा वहाँ पर अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमारा वहाँ अकाउंट होना ज़रूरी है, समझ रहे हो, है ना। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि भाई हमारा वहाँ अकाउंट होना ज़रूरी, तो क्या बैंक बैंक से जब लोन लेता है तो उसके पास अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। भाई बैंक भी तो बैंक से लोन ले रहा था ना, अगर उसे रेपो रेट पर जो लोन मिल रहा था बैंक को, ठीक है, क्या हम किसके पास जा रहे थे, पिताजी के पास, पिताजी के पास नहीं है तो हम किसके पास जा रहे थे, अपने साइड वाले बैंक के पास जा रहे थे, अपने दोस्त के पास जा रहे थे, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ कि एक बैंक को जब दूसरे बैंक से लेना है, सपोज करो आईसीआईसीआई बैंक को एचडीएफसी बैंक से लेना है, तो इन दोनों का भी तो एक दूसरे में अकाउंट होना ज़रूरी है ना, समझ रहे हो, है ना। तो बस वही चीज़ है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो फॉरेनर्स के लिए देख रहे हैं, इंडियन बैंक्स के लिए नहीं। अब देखो फॉरेनर्स में क्या, कोई विदेशी बैंक भारत में काम करने के लिए आता है, सबसे पहले एक चीज़ है कि भारतीय बैंक विदेश में जाता है या विदेशी बैंक भारत में आता है। अब सपोज करो क्या, सपोज करो एसबीआई है, क्या है, इंडिया, ये हमारा क्या है, भारत, ठीक है, ये इंडिया में बात हो रही है और ये बात होगी यूएस के कंसर्न में, फॉर एग्जांपल यूएस लेना, ठीक है, यूएस के अलावा दूसरी कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो ये इंडिया है, ठीक है, अब इंडिया में कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच जो है वो इंडिया में है, बट यूएस में कोई ब्रांच नहीं है, और वो चाहता है कि वो अपने आप को कहाँ लेकर जाए भाई, विदेश में जाकर वो काम करे, ठीक है, चाहता है। यूएस में कौन सा बड़ा बैंक है भाई, फॉर एग्जांपल काफी सारे बैंक हैं, जिसमें हम एक ले लेते हैं सिटी बैंक, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सिटी बैंक, ठीक है ना, ओके। अब बात आ रही है कि भाई एसबीआई को विदेश में जाकर काम करना है। अब एसबीआई ने यहाँ अपनी ब्रांच तो खोल ली, ठीक है, अब एसबीआई चला तो गया, बट एसबीआई के पास जो करेंसी है वो किस में है, इसकी करेंसी तो रुपीज में है ना, तो आप मुझे बताओ कि रुपीज में क्या वो यहाँ काम कर पाएगा भाई, यहाँ कंट्रोल किसके पास है, आरबीआई के पास है, यहाँ पूरे तरीके से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बैंकों को, आरबीआई, बट क्या यहाँ आरबीआई है, नहीं है, फेडरल बैंक है, ठीक है, फेडरल बैंक के सिस्टम के जरिए यहाँ पर काम होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई रुपीज में यहाँ पर काम हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, क्या है, यूएस डॉलर है। अब डॉलर करेंसी है तो इसे किस में काम करना पड़ेगा, इसे डॉलर में काम करना पड़ेगा, राइट, है ना। अब ये तो कहेगा नहीं कि भाई आरबीआई के पास जाएगा, अपने रुपए को डॉलर में चेंज कराएगा, टैक्स वैक्स का झंझट पालेगा, और फिर उसके बाद यहाँ आकर अपनी शाखा खोलेगा, ऑप्शन है, बट नॉर्मली नहीं करेगा। क्या करेगा कि भाई ये जाएगा यहाँ के किसी और बैंक के पास, फॉर एग्जाम्पल ये किसके पास गया, सिटी बैंक के पास, इसके पास क्या है, डॉलर है, क्या है, डॉलर है, इसके पास गया और इसने इससे कहा कि भाई मुझे लोन दो, क्योंकि मेरे पास डॉलर में करेंसी नहीं है, ठीक है, ओके, डॉलर में करेंसी नहीं है। सिटी बैंक ने क्या किया, इसने कहा कि भाई देखो दूंगा लोन तभी जब तुम क्या खोलोगे, अकाउंट खोलोगे, क्या जरूरी है, अकाउंट जरूरी है। अब एसबीआई ने कहाँ खोला, विदेशी बैंक में, सिटी बैंक में क्या खोला, अपना अकाउंट खोला, और क्या किया, डॉलर का इंतजाम किया, ठीक है। अब सिटी बैंक क्या करेगा, इसको डॉलर में करेंसी यानी कि लोन इसे देगा, ठीक है, क्या देगा, लोन देगा। अब आ रहा है समझ, ये अकाउंट क्या कहलाएगा, ये अकाउंट कहलाएगा नोस्ट्रो, क्या कहलाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट, क्या बोलेंगे हम इसको, नोस्ट्रो अकाउंट। मतलब जब कोई इंडियन बैंक विदेश में जाकर, जब कोई भारतीय बैंक विदेश में जाकर अपनी शाखा खोलता है और वहां जाकर क्या अपना अकाउंट खोलता है विदेशी बैंक में, मतलब किसी भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में अकाउंट, क्या बोलोगे, किसी भारतीय बैंक का विदेशी बैंक में अकाउंट, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा नोस्ट्रो, ये अकाउंट कौन सा कहलाएगा, नोस्ट्रो, नोस्ट्रो अकाउंट हम इसे कहेंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है इतना भाई। जब कोई भारतीय बैंक विदेशी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खोलता है, डॉलर में करेंसी या फिर कह सकते हैं कि इंतजाम करता है पैसे का, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये कैसा अकाउंट है, नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है। अब ये तो नोस्ट्रो हो गया। अब सपोज करो कि भाई यही स्थिति दूसरे तरीके से बनती है। अब ये है इंडिया, ठीक है, और ये है यूएस, फॉर एग्जाम्पल यूएस लिया है, आप कोई भी बैंक ले सकते, कोई भी विदेशी बैंक आ सकता है। अब इंडिया में कौन है, एसबीआई, और भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस टाइप के काफी सारे बैंक है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, एसबीआई है, और यहाँ क्या है, सिटी बैंक है, यहाँ क्या है, सिटी बैंक है। अब सिटी बैंक की कोई भी शाखा नहीं कहा, इंडिया में, सिटी बैंक को अपनी एक ब्रांच ओपन करनी है, कहाँ पर, इंडिया में, बट उसके पास क्या है, डॉलर में करेंसी है, कौन सी करेंसी है, डॉलर में है। अब अगर ये इंडिया में काम करने आता है तो इसे किस चीज की जरूरत है, इसे जरूरत है कि इसके पास करेंसी कैसी हो, रुपीज में हो, किस में हो, रुपीज में हो, ठीक है भाई। इंडिया में डॉलर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ऑब्वियस है कि उसको रुपए में काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्या रुपए में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ कौन आएगा, सिटी बैंक आएगा। अब सिटी बैंक ये बोलेगा कि भाई मुझे पैसों का इंतजाम करना है, यानी कि मुझे लोन लेना है। अब इतना बड़ा लोन तो कोई बैंक ही दे पाएगा किसी दूसरे बैंक के लिए, राइट। तो सिटी बैंक एसबीआई से कहेगा भाई मुझे लोन दो, एसबीआई भी कहेगा अकाउंट खोल दो, लोन मिल जाएगा। तो ये अकाउंट सिटी बैंक कहाँ खोलेगा, एसबीआई में अपना अकाउंट खोलेगा, और इससे क्या प्राप्त करेगा, लोन, किस में, रुपीज में,
करेंसी क्या रहेगी, रुपीज, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, रुपीज, एसबीआई के पास तो रुपीज ही मिलेगा, है ना। तो रुपी में अकाउंट खोला, ये अकाउंट क्या हो गया, वॉस्ट्रो हो गया, ये अकाउंट क्या हो गया, वॉस्ट्रो हो गया। समझ रहे हो, वी से विदेशी और वी से वॉस्ट्रो, मतलब जब कोई विदेशी बैंक, क्या लिखोगे, जब कोई विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक का भारतीय बैंक में यानी कि इंडियन बैंक में अकाउंट, क्या कहलाएगा ये, वॉस्ट्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉस्ट्रो। इतना क्लियर है सभी को, राइट, है ना। क्या है नेस्ट्रो और क्या है वॉस्ट्रो, ठीक है, क्या है नॉस्ट्रो और क्या है वॉस्ट्रो, ये समझ आया। जब कोई विदेशी बैंक भारत में आकर अपना अकाउंट खोलेगा या भारत के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलता है तो वो अकाउंट होता है वॉस्ट्रो, और जब कोई भारतीय बैंक विदेश में जाकर अपना अकाउंट खोलता है तो वो होता है नॉस्ट्रो, ठीक है ना। अब इन दोनों में एक शर्त है, शर्त क्या है, शर्त ये है कि जिसका जिसमें नॉस्ट्रो होगा उसको उसमें वॉस्ट्रो होना जरूरी है ना। मतलब कि अगर नॉस्ट्रो अकाउंट है तो वॉस्ट्रो अकाउंट भी उसका ही उसी में होगा, मतलब जिस बैंक का जिस बैंक में नॉस्ट्रो अकाउंट है उसका उसमें वॉस्ट्रो अकाउंट होना भी जरूरी है, ठीक है। मतलब नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो दोनों होना जरूरी है दोनों बैंक में, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ये क्या होगा, नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट। अच्छा, ये जो है इंडियन बैंक के लिए क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट। किसी भारतीय बैंक के लिए ये अकाउंट कौन सा है, नॉस्ट्रो अकाउंट, है ना। ये याद रखना कि इंडियन बैंक के लिए ये जो अकाउंट है वो नॉस्ट्रो है ना, ठीक है। अब ये नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो, अब एक और अकाउंट आता है जिसको हम बोलते हैं लोरो अकाउंट। क्या बोलते हैं, लोरो अकाउंट, ठीक है। क्या, लोरो। अब लोरो क्या होता है, अब देखो सिचुएशन क्या आ गई, सिचुएशन वही वापस आ गई, ये हो गया इंडिया और ये हो गया यूएस, ठीक है। अब इंडिया में एसबीआई तो चला गया था, कहाँ चला गया, काम करने के लिए विदेश चला गया, ठीक है। एसबीआई विदेश चला गया, कहाँ आ गया भाई, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, यूएस में आ गया, यूएस में सिटी बैंक से बढ़िया लोन वोन ले लिया और वॉस्ट्रो अकाउंट और अपना नॉस्ट्रो अकाउंट बना लिया। क्या बना लिया, नॉस्ट्रो अकाउंट बना लिया, ठीक है। इससे इसने लोन ले लिया, इसने इसको पैसे दे दिए, काम हो गया। अब भाई एक ही बैंक थोड़ी है, अब सपोज करो कि भाई पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच तो इंडिया में है बट वो चाहता है कि उसकी एक ब्रांच कहाँ ओपन हो, यूएस में भी ओपन हो। मतलब जब कोई और दूसरा भारतीय बैंक ये चाहता है कि उसकी ब्रांच जो हो वो विदेश में क्या हो, ओपन हो, ठीक है। तो इसे भी जरूरत है, इसे भी जरूरत है पैसे की, ठीक है। अब फॉर सपोज करो कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई कोई ऐसा बड़ा बैंक नहीं है जो पीएनबी को लोन दे सकता है सिवाय सिटी बैंक के। सिटी बैंक ही वो बैंक है जो बैंक को चलाने लायक पैसा दे सकता है, इतना पैसा किसी यूएस के बैंक के पास नहीं है, क्योंकि बेसिकली यूएस में क्या होता है, एक बैंक एक ही सिटी में काम करता है, ठीक है, ये यूएस का रूल है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि भाई इसको भी पैसा चाहिए, ठीक है। अब ये गया सिटी बैंक के पास, इसने बोला भाई मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, अपनी ब्रांच ओपन करने के लिए। पीएनबी को सिटी बैंक ने पहले ही बोल दिया कि भाई देखो मेरा ऑलरेडी एसबीआई के साथ नॉस्ट्रो अकाउंट है। क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट है। अब जब मेरा एसबीआई के साथ नॉस्ट्रो है तो मैं तुम्हारे साथ कैसे टाई अप कर लेता हूँ, मतलब ये रूल के खिलाफ है कि भाई जिसके साथ हमारा नॉस्ट्रो है ऑलरेडी, हमारा अगर एक नॉस्ट्रो अकाउंट है तो हम किसी और के साथ जाकर नहीं ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ये रूल कहता है। तो मैं किसी और बैंक के साथ टाई अप नहीं कर सकता हूँ। तो इन्होंने कहा एक काम करो, एसबीआई और हम देख लेंगे, तुम एसबीआई को पैसे दो। एसबीआई के पास क्या है, तुम्हारा नॉस्ट्रो अकाउंट एसबीआई के पास है, तो तुम जो है एक्स्ट्रा पैसा, जो पैसा हमें चाहिए वो तुम एसबीआई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, हम एसबीआई से ले लेंगे। क्या, हम एसबीआई से पैसा ले लेंगे, तुम इसको डॉलर में दे दो, हम ले लेंगे। मतलब जब दो बैंक जो कि नॉस्ट्रो अकाउंट से जुड़े हुए हैं, क्या, नॉस्ट्रो अकाउंट से जुड़े हुए दो बैंकों के बीच में जब तीसरा बैंक आ जाता है तो ये सिचुएशन कहलाती है क्या, इसको हम बोलते हैं लोरो अकाउंट। तो इसका ये अकाउंट क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट।
मतलब कि जब तीसरे पक्ष के जरिए हम पैसा लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन के जरिए हम पैसा ले रहे हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो गया, तो इसका इसमें अकाउंट क्या कहला जाएगा, लोरो अकाउंट। क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट। पीएनबी को इसमें अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि पैसा आपको सिटी बैंक दे रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली, बट जो है आप जो है एसबीआई से ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ये पैसा एसबीआई का नहीं है, किसका है, पीएनबी का है, लेकिन आ किसके अकाउंट में रहा है, एसबीआई के अकाउंट में आ रहा है, किसके जरिए, सिटी बैंक के जरिए। तो ये जो इसका इसमें अकाउंट है वो कहला जाएगा लोरो अकाउंट, है ना, क्या कहलाएगा, लोरो अकाउंट, ठीक है। ये 3 टाइप के जो अकाउंट हैं, ठीक है, 3 टाइप तो ये हो गए अकाउंट के, कि भाई देखो क्या क्या देखा हमने। एक तो हमने देखा नॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो क्या, जब कोई भारतीय बैंक किसी विदेशी बैंक में अपना अकाउंट खोलने जाता है तो उस खाते को हम बोलते हैं नॉस्ट्रो, ठीक है। दूसरा, जब कोई विदेशी बैंक भारत के किसी बैंक में अपना खाता खोलता है तो वो अकाउंट कहलाता है वोस्ट्रो। तीसरा, जब कोई विदेशी बैंक क्या, जब कोई जब 2 नॉस्ट्रो अकाउंट से जुड़े हुए जो बैंक हैं, कौन से, 2 नॉस्ट्रो अकाउंट से जुड़े हुए बैंकों के बीच में तीसरा बैंक, क्या, कि तीसरा बैंक आ जाए और तीसरे बैंक को पैसा मिलने लगे, ठीक है, तो जब तीसरे बैंक के लिए काम होने लगे तो वो सिचुएशन कहलाती है क्या, लोरो अकाउंट। तो जो तीसरा बैंक अकाउंट खुलवाता है ना वो अकाउंट कहलाता है लोरो अकाउंट, ठीक है ना, ये क्लियर है, ठीक है। क्या होता है नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो। अब नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं डोरमेट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट। क्या बोलेंगे, डोरमेट या इनएक्टिव, ठीक है। एक क्या होता है डोरमेट अकाउंट, ठीक है, एक होता है डोरमेट अकाउंट और एक होता है इनएक्टिव अकाउंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बेसिकली आपने बैंक अकाउंट में पैसा डाला, ठीक है, राम गया, उसने क्या खुलवाया, एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप गए, राम ने अपना अकाउंट खुलाया, भाई क्या हो गया, वो उसने क्या किया कि 12 महीने तक, कितने महीने तक, 12 महीने तक किसी तरीके का, मतलब लगभग 1 ईयर तक किसी भी तरीके का उसने क्या, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। क्या नहीं किया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, मतलब वो पड़ा है, जैसा वो गया था वो वैसा ही पड़ा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, इनएक्टिव। इस सिचुएशन में अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, इनएक्टिव, ठीक है। और एक इनएक्टिव अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हैं बट विड्रॉल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, विड्रॉल नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते आप मनी को, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, 12 महीने हो गए, 2 साल हो गए राम को, राम फिर भी नहीं गया, कितने महीने हो गए, 24 मंथ से किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, 24 महीने से किसी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, इस सिचुएशन में अकाउंट हो जाएगा डोरमेट। और ये जो डोरमेट अकाउंट है इसमें आप ना तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं और ना तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवा दिया है तो जब तक आप उसको ना चाहें तब तक वो ओपन ही रहेगा, बस इतना है, एक बार कभी इनएक्टिव हो जाता है या फिर कभी डोरमेट सिचुएशन में वो चला जाता है, बट इन दोनों ही सिचुएशन से हम बाहर आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उस एप्लीकेशन के जरिए हम क्या करेंगे, अकाउंट को वापस से स्टार्ट करवा सकते हैं, एक्टिवेट करवा सकते हैं, राइट, है ना, ये दोनों ही सिचुएशन है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट। क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट। देखो डीमैट अकाउंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डीमैट अकाउंट होता क्या है, बेसिकली डीमैट अकाउंट को हम बोलते हैं, डीमैट अकाउंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीमैट अकाउंट को हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्या बोलते हैं, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, क्या बोलोगे, डीमटेरियलाइज्ड। एक तो ये हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। इसको हमने शेयर मार्केट जब हम पढ़ रहे थे, जब हम आई थिंक कैपिटल मार्केट पढ़ रहे थे, राइट, जब हमने देखा था कि भाई जो डीमैट अकाउंट है वो बेसिकली होता क्या है।
बट एक बार और हम इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था कि आपने शेयर खरीदे, आपने फॉर एग्जाम्पल करो आपने टाटा के शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे, 1000 शेयर खरीदे, ठीक है। आपको एक शेयर पर क्या मिल गया, एक कागज मिल गया, है ना, एक शेयर पर एक कागज मिल गया। इस तरह से 1000 कागज आपके हो गए, क्योंकि आपने अलग अलग टाइम पर खरीदे, इकट्ठे नहीं खरीदे, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई इतने सारे आपके पास कागज इकट्ठे हो गए, क्या सर्टिफिकेट होते हैं ये शेयर के, क्या होते हैं सर्टिफिकेट। अब ये तो इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब ये इतना जब आपके पास इकट्ठा हो गया तो आप क्या करोगे, इसको मैनेज कैसे करोगे, इसको मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने इसमें क्या है प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार, भाई कागज है गीला हो गया, हाँ, या फिर कह सकते हैं चूहे ने खा लिया, घर पे पड़ा था, तो कुछ भी हो सकता है, और वो शेयर है उसकी कीमत जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका निकाला, ठीक है। मतलब कि जब शेयर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, मतलब कि जो शेयर आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि किस तरीके से, डिजिटल फॉर्म में आप कह सकते हैं। डिजिटलाइजेशन किया हमने इसका, क्या किया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, डिजिटल किया, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, इसको हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफर किया, मतलब सॉफ्ट कॉपी ऑफ शेयर कह सकते हैं आप, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ शेयर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखे हुए हैं। वो सिचुएशन क्या कहलाएगी, आप वो जो ऐसी जगह है वो है डीमैट अकाउंट, क्या है, डीमैट अकाउंट। इसके जरिए आप क्या कर रहे हैं, शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो जरूरी क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया था कि भाई पैन कार्ड हमको नीड होती है, पैन कार्ड के बिना आपका क्या नहीं खुलेगा, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। पैन कार्ड जरूरी है, और दूसरी चीज है कि कौन खोलता है, तो देखो ब्रोकर या बैंक। अब ब्रोकर क्या होते हैं, ब्रोकर हम पढ़ चुके हैं, हमने कैपिटल मार्केट पढ़ा है, तो ब्रोकर तो समझते होगे। दो के बीच में जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई दिल्ली जैसे शहर गए हुए हैं, वहां पर आपको क्या चाहिए, कोई मकान चाहिए, कोई फ्लैट चाहिए, वहां आपको रहना है, तो क्या आप डायरेक्ट मकान के पास मतलब डायरेक्ट मुखर्जी नगर पहुंच जाएंगे और वहां देखने लगेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि इतने बड़े शहर में ढूंढना किसी मकान को आपके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नए हैं। बट वो इंसान जो पहले से वहां पर है, ठीक है, वो ये काम कर सकता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप एक ब्रोकर अपॉइंट करोगे, क्या करोगे, एक ब्रोकर अपॉइंट करोगे, और उससे बोलोगे कि भाई एक काम करो मेरे लिए, क्या मुझे मकान चाहिए है, तो अगर आपको पता हो कि भाई कहाँ है तो वो बता दो। तो इनका कनेक्शन लैंड होल्डर से भी होगा और इनका कनेक्शन आपसे भी होगा, मतलब जिनको मकान चाहिए उनसे भी होगा और जिनको मकान बेचना है उनसे भी होगा। तो अगर इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी तो ये क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ये कमीशन आपसे भी लेंगे और कमीशन उनसे भी लेंगे, तो ये कहलाते हैं ब्रोकर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने कोटक महिंद्रा बैंक में क्या खोला, आपने खोला कोटक महिंद्रा बैंक में डीमैट अकाउंट, ठीक है। आपने कोटक महिंद्रा बैंक में डीमैट अकाउंट खोला, तो क्या उस टाइम पे बैंक बैंक है, बैंक बैंक नहीं है, बैंक क्या है, ब्रोकर है। क्यों, क्योंकि भाई उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, बैंक उस सिचुएशन में बैंक क्या कर रहा है, इसने सेबी से कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, क्या किया है, सेबी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि भाई मेरे पास जो है लोगों के जो डीमैट अकाउंट ये रख रहे हैं, जो शेयर ये रख रहे हैं, उस टाइम पर क्या होगा कि भाई मेरे पास जो भी लोग आएंगे, ठीक है, मैं उनके डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा, तुम मुझे कमीशन देना, और दूसरा कि जिस पर्सन ने डीमैट अकाउंट खुलवाया ये उससे भी पैसा लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ से लेंगे कि नहीं, तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, एक ब्रोकर की सिचुएशन बन जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ब्रोकर जो है वो क्या ओपन कर रहा है, डीमैट अकाउंट, ब्रोकर ही डीमैट अकाउंट खोलता है। उस टाइम पर बैंक बैंक नहीं, बैंक ब्रोकर का काम करता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये हो गया डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट सिचुएशन आती है एस्क्रो, एक अकाउंट है एस्क्रो अकाउंट, क्या, एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए नीड होती है इसकी। इसमें भी एक तीसरा पक्ष काम करता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में
मेनली हम इसको यूज करते हैं, किसको, एस्क्रो अकाउंट को, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब हमको करना होता है, ठीक है। अब देखना मुझे, अब देखो, ठीक है, क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी, कौन है, मुकेश अंबानी है, ठीक है। इन्हें एक आइलैंड खरीदना है, क्या खरीदना है, आइलैंड खरीदना है, ठीक है। अब इन्हें एक आइलैंड खरीदना है, ठीक है, एक आइलैंड इन्हें खरीदना है। अब इस आइलैंड को खरीदने के लिए ये किसके पास जाएंगे, इस आइलैंड के मालिक के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, मालिक के पास जाएंगे, और उससे बोलेंगे कि भाई मुझे ये आइलैंड बेच दो, ठीक है। अब ये भी विदेश में है और वो भी विदेश में है। देखो ये सिर्फ विदेश में ही नहीं होता है, बट यूजुअली ये विदेश में होता है, ये इंडिया में भी हो सकता है, बट मैक्सिमम टाइम पर ये क्या होता है, विदेश में ही होता है, इसलिए बता रही हूँ मैं। तो अब देखो ये भी विदेशी, ये भी विदेशी, ठीक है। अब इन्होंने बोला खरीदना, इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा पेपर दो, इनको शक कि पता नहीं पेपर दे दिया, पैसे वैसे दिए कि नहीं दिए। दूसरा, इन्होंने कहा मनी दो, इन्होंने कहा पैसे दो, तो इन्होंने ये सोचा पता नहीं पैसे दे दिए इन्होंने, फिर पेपर दिए, तो पेपर दिए या नहीं दिए। अगर ऐसा कुछ हो गया, इनके साथ फ्रॉड हो गया, दोनों में से किसी के भी साथ, तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन में भाई नुकसान हो रहा है, कभी एक का तो कभी एक का। तो विश्वास की जो कमी है वो तो है ना, यहाँ पर ट्रस्ट इशू है कि नहीं, बताओ, ट्रस्ट इशू है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, एक एजेंट बनाएंगे, एक व्यक्ति को बुलाएंगे, ठीक है, और उससे बोलेंगे कि भाई तुम हमारे बीच में काम करोगे, है ना, क्या काम करोगे तुम हमारे बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैंक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सिटी बैंक से बोल दिया कि भाई ऐसा ऐसा काम है, ये कर दो, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है। सिटी बैंक क्या कहलाएगा, एस्क्रो एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एस्क्रो एजेंट। क्या कहेंगे हम सिटी बैंक को, एस्क्रो एजेंट। इस सिचुएशन में क्या है, सिटी बैंक एक एस्क्रो एजेंट है, क्यों, क्योंकि वो एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए क्या कर रहा है, दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई इन्होंने कहा कि भाई पैसे दो, तो इन्होंने कहा भाई पेपर दो, ठीक है। अब ये एक दूसरे को नहीं देंगे, अब ये इसको देंगे, किसको देंगे, सिटी बैंक के पास जाएगा और मालिक इनको क्या दे देगा, पेपर दे देगा, पेपर्स इनके पास ट्रांसफर कर देगा सिटी बैंक, और बोलेगा कि भाई पेपर्स आ गए हैं, पहले तुम पैसे दो, क्यों, क्योंकि पेपर्स आ गए हैं, अब ये एजेंट तो रख नहीं लेगा ऑब्वियस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये मनी ट्रांसफर कर देंगे, है ना, मनी ट्रांसफर कर देंगे, तो सिटी बैंक इसको मनी दे देगा और इनको पेपर दे देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो अच्छा ये कौन होता है, एस्क्रो एजेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा जो सिक्योरिटी, दोनों पक्षों के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल करवाता हो, मतलब कि दोनों को ट्रस्ट हो इस पर, ऐसा एजेंट क्या कहलाएगा, एस्क्रो एजेंट कहलाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कि मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए हम इसका यूजुअली हम जिसको यूज करते हैं वो है क्या, एस्क्रो अकाउंट है, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि भाई हमारे देश में ये सिचुएशन नहीं आ सकती है, हमें अक्सर ये ट्रस्ट होता है कि भाई इंडियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश में तो हम देख लेंगे, बट अगर विदेश में है तो फिर प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि वहां पर हमारी थोड़ी चलेगी, है ना। तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो है ये काम होता है, और ये अकाउंट जो ये इन्होंने खोला है इस बैंक में, ये कहला जाएगा क्या, एस्क्रो अकाउंट, क्या कहलाएगा, एस्क्रो अकाउंट। आ गया समझ में, एस्क्रो अकाउंट का यूज ऐसे होता है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीप या फ्लैक्सी अकाउंट। क्या है, स्वीप या फ्लैक्सी अकाउंट। तो ये क्या होते हैं स्वीप या फ्लैक्सी अकाउंट, तो देखो दो हैं, स्वीप अकाउंट और फ्लैक्सी अकाउंट, ठीक है। अब देखो स्वीप अकाउंट क्या होता है, फ्लैक्सी अकाउंट क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, सेविंग अकाउंट होते हैं, क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट में हम पैसा कहाँ सेव करते हैं, अपने अकाउंट में सेव करते हैं, ठीक है, हम सेविंग अकाउंट में पैसा सेव करते हैं ना, है ना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल है तो आपको एग्जाम्पल से ही समझना होगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि भाई क्या है सिचुएशन, सिचुएशन ये है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि भाई स्वीप अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ये है कि भाई आपके पास ये 10 आपकी जो सैलरी है, फॉर एग्जांपल सैलरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये, कितनी है, 50,000 रुपये, ठीक है। आपको ज़्यादा पैसा जो है क्या करना है, बचाना है, क्या करना है, ज़्यादा पैसा बचाना है।
तो इस सिचुएशन में क्या है, 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, आपने नहीं निकाली, इनको बोल दिया कि भाई एक काम करो, 1 लाख के ऊपर का जितना भी पैसा है उसकी क्या कर दो, एफडी कर दो। क्यों? क्योंकि भैया 1 लाख के ऊपर अगर मेरे अकाउंट में पैसा आता है, देखो सिर्फ एफडी ही नहीं आएगी इसमें, इसमें ये भी हो सकता है कि बैंक को बोल दो कि भाई इन्वेस्ट कर दो, क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, ठीक है, या कहीं किसी प्रकार के फंड में निवेश कर दो जिसमें तुम चाहते हो कि भाई हो, ठीक है। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिए कि भाई एफडी कर दे, ठीक है। अब 1 लाख से ऊपर का पैसा 2 महीने में हो जाएंगे आपके, 2 महीने में हो जाएंगे 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख तो हो गए, तो ये तो 1 लाख ही है, ठीक है। अब तीसरे महीने की पेमेंट आई, क्या आई, तीसरे महीने की पेमेंट आई, और कितने ऊपर हो गए, 50,000 ऊपर हो गए। तो ये जो 50,000 है ना, ये जो 50,000 है, इस 50,000 की हो जाएगी एफडी, क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बैंक 50,000 की क्या कर देगा, एफडी कर देगा। और आप कहीं से भी रिटर्न लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शेयर मार्केट में एक्टिव हैं और वहां से आपका रिटर्न आता है, तो पर डे का अगर आपका 50,000 भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, आपके अकाउंट में एफडी हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी, एफडी हो जाएगी, अलग अलग होगी, अलग अलग मतलब 50,000 की अलग अलग एफडी होगी, है ना। तो ऐसे आपकी बहुत सारी एफडी इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। जिसके पास बहुत पैसा है वो पैसा सेव करने के लिए यही काम करता है कि भाई या तो एफडी करा लो या कहीं निवेश कर दो एक्स्ट्रा पैसे का, ताकि हम उसका सही यूज कर पाए आगे चल के, राइट, है ना, और उससे ज्यादा पैसा कमा सके, जहां ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है हम वहां पैसा डालेंगे। तो हमने कहा भाई हमारे अकाउंट में इतना रहने दो, और जो जितना भी इससे ज्यादा जितना भी आ रहा है उसको क्या कर दो, उसकी एफडी कर दो, या फिर उसको कहीं निवेश कर दो, है ना। तो इस तरह का अकाउंट क्या कहलाएगा, स्वीप अकाउंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्वीप अकाउंट, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे कि ये क्या है, स्वीप अकाउंट है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन आती है, आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, आपका प्रॉफिट भी फिक्स नहीं है, क्या कि भाई आपकी सैलरी तो फिक्स रहती है, लेकिन अब मैं बात करूं प्रॉफिट की, अब यहाँ पर देखना, ठीक है। अब मैं बात करूं, फॉर सपोज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और डेली आपके कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख का आपको प्रॉफिट होता रहता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में हर महीने 50,000 तो आएंगे नहीं, ठीक है, हर महीने 50,000 तो आपके पास आएंगे नहीं, है ना। अब आपने सेम चीज बोली, क्या कि 1 लाख के ऊपर एफडी कर दो, क्या बोला कि 1 लाख के ऊपर एफडी कर दो, पर आपके पास एक दिन में ही 1 लाख आ गया। अब ये तो 1,50,000 हो गया, अब एक बार में तो 50,000 की एफडी हो गई, किसी दिन आपके पास 4 लाख आ गए, क्या आ गए, 4 लाख आ गए। अब इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, 4 लाख पहले से और 50,000 पहले से अकाउंट में, तो सॉरी 1 लाख पहले से है और 4 लाख और आ गए, टोटल मिला के कितने हो गए, 5 लाख हो गए। अब इन 5 लाख रुपयों में से आप फिर से यही काम करोगे कि भाई 1 लाख की एफडी कर दो, क्या कि 1 लाख से ऊपर की एफडी कर, मतलब आप फिर से वही काम नहीं करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने सीमा बना दी 1 लाख, बट आपका कहना यह है कि भाई ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, और आपकी जो है 50,000 इससे आप इससे कम कर दो या फिर इससे ज्यादा कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार आपने बोला कि 1 लाख से ऊपर एफडी कर दो, ठीक है, दूसरी बार आप बोलोगे 50,000 से ऊपर एफडी कर दो क्योंकि मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है, क्या 50,000 से ऊपर एफडी कर दो। तीसरी बार आप बोलोगे अरे यार लॉस हो गया आज तो भाई देखो लॉस हो गया, अकाउंट में ज्यादा पैसा है नहीं, तो अकाउंट में पैसा पड़ा रहने दो, तो 1 लाख से ऊपर ही रहने दो, 1 लाख से ऊपर ही एफडी, मतलब आप बार बार चेंज कर रहे हैं, क्या आप बार बार इस लिमिट को चेंज कर रहे हैं कि कितनी लिमिट पे आपको एफडी करना है। तो जब आप फ्लेक्सी अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं ना, तो आपको बार बार क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है बैंक को कि भाई आज इतना पैसा आया, इतना रहने दो, इतने का निवेश कर दो, इतना पैसा आया, इतना रहने दो, इतना का निवेश कर दो। मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक ही बार बोलोगे बैंक को और बैंक एक ही बार में आपका पूरा काम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, क्योंकि आपको पैसा लगता रहता है ना भाई, एक निवेशक को पैसा लगता भी रहता है ना। तो अगर उसके अकाउंट में सिर्फ 50,000 है, वो चाह रहा है कि भाई अब मुझे 1 लाख करना है अपने अकाउंट में, तो कल का प्रॉफिट आ गया 1 लाख का, ठीक है। अब वो अगर इससे ज्यादा पे एफडी कर देता है, 1 लाख, वो 50,000 की एफडी हो गई, ठीक है, तो बचा आपके पास सिर्फ 1 लाख। अब तो अकाउंट आप खाली करोगे नहीं ना, तो आप यही चाहोगे थोड़ा पैसा और रहे, तो आप लिमिट को चेंज कर दोगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन किस में आती है, फ्लेक्सी अकाउंट में आती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सी अकाउंट, ऐसा अकाउंट जिसमें हमें बार बार बैंक को बताना पड़ता है कि कितने पर आपको रुकना है और कितने पर आपको सेविंग्स जो है वो नहीं करनी है ना।
तो ये बेसिकली कहाँ हो रहा है, सेविंग अकाउंट में काम होता है, ठीक है। और स्वीप अकाउंट में क्या होता है कि एक बार बस बताना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हो गई सिचुएशन स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट की। अब एक और अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसमें क्या होगा, तो देखो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट होता क्या है बेसिकली। देखो कोई एनआरआई है, सपोज करो कि एक एनआरआई है जो यूएस से है, कहाँ से है, यूएस से है, और वो इंडियन है, ठीक है। तो वो इंडिया में पैसा अपना जो है जमा करता है, ठीक है। अब उसको बार बार इस पैसे, अब वो पैसा किस में लाता है, डॉलर में। अब इंडियन बैंक किस में सपोर्ट, इंडियन बैंक किसको सपोर्ट करते हैं, रुपीस को, ठीक है। इंडियन बैंक किसको सपोर्ट करते हैं, रुपीस को। तो इस सिचुएशन में इसको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने डॉलर को रुपीस में चेंज करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डॉलर को रुपीस में चेंज करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास जाके, और इसके लिए उसे आरबीआई को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन से बचने के लिए, ताकि जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आए, एक और मोटिव हो सकता है इसका कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहती है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो आरबीआई अगर टैक्स लगाता रहेगा हर बार, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई लोग यहाँ पर आएंगे ही नहीं अपना फॉरेन करेंसी को जमा करने, क्योंकि भाई उनको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर सोचो टैक्स ना देना पड़े, टैक्स ना देना पड़े, ऐसी की ऐसी फॉरेन करेंसी बैंक में बैंक में जमा हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है आरबीआई ने, एक कह सकते हो आपकी सोल्यूशन निकाला कि भाई जो भी इंडियंस हैं, ओनली फॉर इंडियंस, ये फिर इंडियन की बात हो रही है, तो जो भारतीय हैं, अगर किसी इंडियन को फॉरेन करेंसी में, अब फॉरेन करेंसी में वो 6 ही हैं, ठीक है, जो हमने कल पढ़े थे, क्या, यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, और क्या देखा था, यूरो, येन और युआन देखा था, ठीक है। तो हाँ ठीक है, सॉरी यूरो, येन और पाउंड देखा था ना। तो अब क्या हो रहा है भाई, इंडियन कोई फॉरेन करेंसी में अपनी मनी ला रहा है, तो इस अकाउंट के जरिए, किस अकाउंट के जरिए, EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट के जरिए वो अपनी जो करेंसी है वो किसमें, डॉलर में ही रख सकता है, मतलब उसके ओरिजिनल साइज में रख सकता है, ठीक है। मतलब जो उसका ओरिजिनल साइज होगा, उसकी करेंसी जिस कह सकते हो आपकी जिस साइज में होगी, है ना, जो करेंसी होगी उसकी, जो टाइप भी होगा करेंसी का, उसी में वो रख सकता है। अब आप बोलेंगे एफसीएनआर में भी तो यही था, क्या था, एफसीएनआर में भी तो ऐसा था ना। एफसीएनआर किसके लिए था, फॉरेनर्स के लिए था, किसके लिए था, फॉरेन, अगर कोई विदेशी भारत आकर, कल हमने पढ़ा था एफसीएनआर, अगर कोई विदेशी भारत आकर अपना पैसा ओरिजिनल करेंसी में रखना चाहता है, जिस करेंसी में उसका है, तो उसको एफसीएनआर अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। लेकिन एफसीएनआर क्या था कि एफसीएनआर जो था, हाँ, तो एफसीएनआर क्या था कि एफसीएनआर में क्या करना पड़ रहा था उसको कि भाई एफसीएनआर अकाउंट में उसे एफडी करना पड़ रहा था। क्या था, एफडी। बट ये एक टाइप का करंट अकाउंट है, इसमें ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है ना, ओके, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सपोर्टर होते हैं, है ना, इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात कर ले हम, जो निर्यातक होते हैं, या फिर जो रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, या फिर जो ई कॉमर्स में वर्क करते हैं, उनके लिए जो है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्यों, क्योंकि उनको रोज के लेन देन के लिए भाई बार बार थोड़ी ना चेंज करवाते रहेंगे करेंसी, तो उन्हें रोज के लेन देन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो ये इंडियन बिजनेसमैन के लिए है, और ये फॉरेन करेंसी यानी कि फॉरेन बिजनेसमैन के लिए था एफसीएनआर, ठीक है। और ये कैसा था, एफडी था, लेकिन ये एफडी नहीं है, ये एक करंट अकाउंट है ना, ओके, ठीक है ना। तो ये है अकाउंट की टोटल टाइप्स। क्या क्या देखा हमने, नोस्ट्रो देख लिया, वोस्ट्रो देख लिया, लोरो देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लिया भाई, डोरमेट अकाउंट क्या होता है, और इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा कि एस्क्रो क्या होता है, और हमने देखा स्वीप और फ्लेक्सी क्या होता है, और ईएफसी क्या होता है, ठीक है। ये टाइप्स हो गए थे अकाउंट के।
किसके टाइप्स हो गए थे, अकाउंट के। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे लोन के। देखो अकाउंट तो हो गया, कितने टाइप से बैंक में अकाउंट खोलते हैं, कल भी हमने देखा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट देखा, एक देखा आरडी और एसडी, तीन आरडी और एफडी, तीनों चारों पांचों चीजें हमने कल कवर कर ली थी, राइट है ना। आज हमने बाकी का बचा हुआ कवर कर लिया कि भाई और किस टाइप का होता है। अब एक टाइप और होता है अकाउंट का जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको सॉरी अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब होता है लोन। क्या, लोन। लोन क्या होता है, तो बेसिकली देखो अब बात आती है लोन की, ठीक है। लोन, लोन क्या होता है, लोन जो है वो एक, आप कह सकते हो कि ऐसा पैसा है जो आपको वापस करना है, ठीक है। क्या, कि जो बोरोअर होता है उसको ये पैसा क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है ना, वो क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। मतलब क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, समझ रहे हो है ना, कि आपको वो पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है, वो क्या कहलाएगा, लोन कहलाएगा, ठीक है। अब लोन में कितने टाइप के लोन होते हैं, तो बेसिकली लोन के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो लोन के टाइप्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिक्योरिटी, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर, ठीक है। लोन दो टाइप्स के हो गए, एक हो गया सिक्योर बेसिकली और दो टाइप्स के हो गए सिक्योर और अनसिक्योर। बट हम सेक्टर के हिसाब से भी इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम लोन देखते हैं तो एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। क्या सेक्टर क्लासिफिकेशन देखें, जब हम सेक्टर क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, और एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। क्या होता है, नॉन प्रायोरिटी, ठीक है, ओके है ना। एक होता है प्रायोरिटी सेक्टर, एक होता है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो बेसिकली देखो प्रायोरिटी मतलब किसी भी चीज को, किसी भी सेक्टर को वो क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, समझ रहे हो, किसी भी सेक्टर को प्रायोरिटी। लाइक एग्रीकल्चर, क्या, एग्रीकल्चर, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर को अगर उन्हें बढ़ाना है, या फिर हम कह सकते हैं एमएसएमई सेक्टर, ठीक है, इस फील्ड में अगर हमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना है या इस फील्ड को हमें ज़्यादा डेवलप करना है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम यहाँ पर ब्याज दरें घटा देंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को लो कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम लो इंटरेस्ट लेंगे। क्या करेंगे, लो इंटरेस्ट रेट। तो जिस भी क्षेत्र में बैंक क्या करेगा, लो इंटरेस्ट को अपने कम कर देगा, लो इंटरेस्ट कर, वो एरिया क्या कहला जाएगा, उसका प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। पढ़ा होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट। तो लोन देना उस सेक्टर को जिस सेक्टर की हमें डेवलपमेंट करवानी है, और वहां पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि भाई ब्याज की दरें जो है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। तो एक ऐसा सेक्टर भी होता है जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होता है। मतलब नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ये है कि भाई हमें प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा जो सेक्टर है वो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर है, ठीक है ना। ये होता है प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी। नेक्स्ट होता है पर्पस क्लासिफिकेशन। क्या होता है, पर्पस क्लासिफिकेशन। पर्पस क्लासिफिकेशन के बेसिस पर मतलब कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, किस उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। इसमें दो लोन होते हैं, एक तो होता है टर्म लोन, मतलब कि टर्म लोन मतलब कि हम कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। टर्म लोन बेसिकली हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या होता है, टर्म लोन होता है, ठीक है, टर्म लोन है ना। और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल लोन। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल लोन। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, एक होता है टर्म लोन, एक होता है वर्किंग कैपिटल लोन। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल होती क्या है, देखो बैंकों के लिए वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल मतलब जिस पूंजी में वो काम कर रहे हैं। अब देखो बैंकों को रोज रोज के खर्चे के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है। लिक्विडिटी मतलब ऐसा पैसा जो फ्लो हो सके, राइट, मतलब कि कैश की नीड होती है, समझ रहे हो, ठीक है। अब कैश की नीड किसको है, बैंकों को है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने एफडी तोड़वा दी, आज की डेट में क्या है, उसकी एफडी जो है मैच्योर हो रही है ना, या फिर किसी ने बहुत सारा डिपॉजिट कर लिया,
ठीक है। तो बैंक के पास इतना कैश होना चाहिए ना कि वो क्या करे कि वो दिन भर के काम कर पाए। क्या, सॉरी, डिपॉजिट नहीं किया, डिपॉजिट नहीं, विड्रॉ किया। क्या किया? विड्रॉ किया। पैसा बहुत सारा अकाउंट में था बट उसको उसने विड्रॉ कर लिया। अब अगर लोन सारे बांट देगा बैंक तो उसके पास पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये इतना पैसा उसे बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ये क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं डे टू डे। क्या बोलते हैं? डे टू डे मनी भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डे टू डे खर्चे के लिए जो हमें मनी की जरूरत होती है उसे हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसे? वर्किंग कैपिटल लोन बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल तो समझ गए। ठीक है, एक होता है क्या? सेक्टर क्लासिफिकेशन, एक होता है पर्पस क्लासिफिकेशन, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड लोन बोलते हैं। ठीक है, डिमांड लोन मतलब कि जब बैंक चाहे तब वो आपसे वापस ले ले। क्या? जब बैंक चाहे तब वो आपसे वापस ले लेगा, वो होता है डिमांड लोन। ठीक है, अब जो मेन टाइप्स है उनको पढ़ लेते हैं। क्या है? एक है सिक्योर्ड, ठीक है, एक है अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या फर्क है? तो देखो, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन होते क्या हैं? सिक्योर लोन का मतलब है सिक्योर और अनसिक्योर आपके लिए, सिक्योर अनसिक्योर नहीं, लोन लेने वाले के लिए नहीं, लोन देने वाले के लिए। मतलब किसके लिए? बैंक के लिए। एक तो मेन चीज ये याद रखो कि बैंक हमेशा क्या होता है? लेंडर होता है। जब भी बात करेंगे हम बैंक की तो बैंक कभी लोन आपके और बैंक के बीच में बैंक हमेशा क्या रहेगा? लेंडर रहेगा। मतलब आपको क्या देगा? लोन देने का काम करेगा। तो बैंक हमेशा क्या होगा? लेंडर कहलाएगा। ठीक है, पार्टी ए, है ना। अब बताओ मुझे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो देखो, सिक्योर्ड का मतलब क्या? सिक्योर्ड का मतलब सिक्योर किसके लिए? बैंक के लिए सिक्योर, आपके लिए सिक्योर नहीं, बैंक के लिए सिक्योर की बात हो रही है। तो अब सिक्योर्ड पैसा आपका सिक्योर कब होगा? जब आपको उसकी गारंटी मिलेगी। अब राम अगर श्याम को पैसा दे रहा है, कितने दे रहा है? 100 रुपए दे रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई तू वापस कर देना। क्या कर देना? राम ने श्याम को पैसा दिया 100 रुपए और बोल दिया कि तू वापस कर देना। श्याम ने कहा ठीक है। राम को तो डर रहेगा ना कि भाई मेरा पैसा सिक्योर है कि नहीं, सही पर्सन के पास गया है कि नहीं, उसकी सिक्योरिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो राम क्या करेगा? तू पैसा ले ले लेकिन इसके बदले अपनी कोई चीज मुझे देकर जा। क्या? ताकि तू अगर कल को पैसा नहीं लेके आए तो कम से कम उस चीज का यूज करके मैं अपना पैसा तो वसूल लूंगा। भाई कोई भी हो कि सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा? राम ने कुछ गिरवी रख दिया इसके पास, कुछ भी हो सकता है, लाइक चेन रख दी, ब्रेसलेट रख दिया, या कोई भी ऐसी चीज जो 100 रुपए कवर कर सकती है, ऐसी कोई भी चीज उसने क्या रख दी? गिरवी रख दी कि भाई जब तक के लिए तू ये रख ले तब तक कि मैं ये तुझे पैसे रिटर्न नहीं करता। तो ये क्या सिचुएशन आ गई? ये कहलाया सिक्योर्ड लोन। राम ने श्याम को क्या दिया? लोन दिया, बट क्या कैसा दिया? सिक्योर्ड दिया। अब एक सिचुएशन ये आती है कि दोस्ती यारी में राम ने श्याम को पैसे तो दे दिए बट उसको डर है। क्या? डर है कि भाई पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसने कुछ गिरवी नहीं रखा, क्या नहीं रखा? कुछ ऐसी ट्रस्ट, ऐसी कोई चीज नहीं रखी जिससे वो सिक्योर फील करे। ठीक है, तो इस सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या कहलाई? अनसिक्योर। मतलब कि ये लोन कैसा कहलाया? अनसिक्योर्ड लोन कहलाया। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर बैंक आपको सिक्योर्ड लोन देता है, क्या देता है? सिक्योर्ड लोन देता है, तो इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा या लो रहेगा? इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा कि लो रहेगा? तो इंटरेस्ट रेट रहेगा लो। क्या रहेगा? लो इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्यों? भाई देखो यार, सिक्योरिटी पे इंसान लोन रख रहा है और यहाँ पर हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा। क्या रहेगा? हाई इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर बैंक को खुद नहीं पता कि ये कब वापस करेगा, करेगा भी कि नहीं करेगा, तो कहीं से तो प्रॉफिट ले लूं मैं, कहीं से तो प्रॉफिट ले लूं मैं। इसीलिए बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा इनका ब्याज बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ पर बैंक को पता है कि भाई अगर इसने पैसे वापस नहीं किए तो ये गिरवी रख के गया है ना, उसका यूज कर लूंगा मैं, है ना। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा सिक्योर्ड लोन। और सिक्योर्ड लोन में जरूरत नहीं है किसको? बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट लेने की, और यहाँ पर बैंक को जरूरत है ज्यादा इंटरेस्ट लेने की। ठीक है, दूसरी चीज, एक
एक चीज को और बढ़ावा मिलेगा, कौन सी चीज को बढ़ावा मिलेगा कि भाई ट्रस्ट को, कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले लेकिन सिक्योरिटी रख कर लोन ले, ठीक है, ये सिचुएशन भी है। इसीलिए इसको क्या किया है, लो इंटरेस्ट रेट पर दे रहा है ताकि लोग सिक्योरिटी पर लोन ले, है ना, ठीक है। ये सिचुएशन क्या है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन ये होते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन में कौन कौन से लोन आते हैं, लाइक पर्सनल लोन, पर्सनल लोन हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन लोन हो सकता है, क्या हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है ना, या आप मतलब जो शादी ब्याह करने के लिए लोन वगैरह लेते हैं ना वो पर्सनल लोन कहलाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि हाँ क्रेडिट कार्ड, क्या कह सकते हो कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट पर जो आपको, क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का कह सकते हो आपकी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड पर जो आपको पैसा मिलता है वो भी पूरी तरीके से बैंक के लिए अनसिक्योर होता है कि आप पता नहीं वापस करोगे कि नहीं, है ना, ठीक है। दूसरा, अब मैं बात करूं सिक्योर्ड की, तो सिक्योर्ड में क्या रहेगा, होम लोन, होम लोन पूरी तरह से सिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, व्हीकल लोन, क्या बोलोगे, व्हीकल लोन, ठीक है, ये भी कैसा रहेगा भाई, कार लिए कार ही उठा के ले जाएगा बैंक, है ना, ठीक है, ये सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट है होम लोन, होम लोन भाई घर खरीदा है बैंक घर ही अब गिरवी करवा देगा, उसकी नीलामी करवा देगा, मतलब सिचुएशन है। या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्या कह सकते हो आप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसको हम एलएपी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एलएपी कहते हैं, ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इस टाइप के लोन क्या कहलाएंगे आपके, सिक्योर्ड लोन कहलाएंगे, ठीक है ना। ये होते हैं लोन के कुछ टाइप्स कि भाई किस टाइप से लोन होता है, कौन सा लोन होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। अब देखना, ये तो हमने क्या देख लिया लोन्स के टाइप कि भाई लोन कितने टाइप के होते हैं, सिक्योर में क्या होता है, अनसिक्योर में क्या होता है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोलैटरल, क्या बोलते हैं, कोलैटरल। तो एक बात सुनो कि कोलैटरल होता क्या है, कोलैटरल मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप सिक्योरिटी के तौर पर रख कर जा रहे हैं बैंक के पास। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या रख दिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स रख दिए, क्या रख दिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स, तो जो आपके वो प्रॉपर्टी के पेपर्स है ना वो कहलाएगा कोलैटरल, क्या कहलाएगा, कोलैटरल। मतलब ऐसी कोई चीज जो आप सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास रख कर जा रहे हैं वो चीज कहलाएगी क्या, क्या कहलाएगी, कोलैटरल, ठीक है। एक शब्द है ये जिसका मतलब अक्सर हो सकता है या एग्जाम में भी आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई नॉर्मली कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाए। तो इस सिचुएशन में ऐसे में क्या होता है, कोलैटरल, कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल वो होता है जो हम जमा करके जा रहे हैं, लाइक हमने अगर लोन लिया है प्रॉपर्टी पर तो हम प्रॉपर्टी रख कर जा रहे हैं, अगर हम घर पर लोन ले रहे हैं तो अब प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, लाइक हमारा हाउस हो सकता है यानी मकान हो सकता है, या फिर हमारी ज़मीन हो सकती है ना, या फिर हमारी फैक्ट्री हो सकती है, समझ रहे हो ना, है ना। ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी चीज़ जो हम गिरवी रख कर जा रहे हैं, लाइक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लोन होता है जिसमें हम गोल्ड रखते हैं, लाइक स्टॉक, है ना। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिस पर क्या हो, ये सब क्या कहलाएगा, कोलैटरल, क्या कहलाएगा, कोलैटरल, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोलैटरल। ऐसी कोई भी चीज जो बैंक के पास आप गिरवी रखकर जा रहे हैं वो कहलाएगी कोलैटरल, ठीक है। ये हो गया एक लोन का टाइप। नेक्स्ट है टीजर लोन, क्या होता है, अब टीजर लोन क्या होता है, टीजर लोन ऐसा लोन होता है, टीजर लोन क्या होता है, टीजर लोन ऐसा लोन होता है जिस पर समय के साथ क्या होता है कि ब्याज बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें होम लोन ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं, होम लोन। देखो होम लोन कोई कम समय के लिए तो लेता नहीं है, कोई भी पर्सन अगर होम लोन लेगा तो मैक्सिमम 10 ईयर्स या फिर 5 साल 10 साल के लिए तो लेगा, एक साल में तो कंप्लीट कर नहीं देगा उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल के लिए होम लोन ले लिया, ठीक है, अब आपने एक साल पेमेंट किया, आपने इंटरेस्ट दिया 10% का, क्या ब्याज दिया आपने, 10% का आपने क्या दिया, इंटरेस्ट दे दिया 10 साल के होम लोन पर। पहले साल में आपने क्या दिया, 10% का। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा के 10.5% कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, 10.5% का इंटरेस्ट दिया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया, 10.75% कर दिया। फिर आपने फिर बढ़ा दिया, मतलब वही कि ईयर के हिसाब से आपका क्या बढ़ता जा रहा है, परसेंटेज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे कि समय बढ़ता जा रहा है। कारण, रीजन है महंगाई।
अब आप बोलेंगे रीजन महंगाई कैसे है? देखो, महंगाई जब बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी कैसी होती है? लो हो जाती है। वैल्यू ऑफ मनी कैसी होती है? लो हो जाती है। फॉर सपोज करो, ये हमने मनी मार्केट में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब भी आप देखो 25 रुपए की कोई चीज आ रही है तो 100 रुपए में कितनी चीजें आ जाएंगी? 4 चीजें आ जाएंगी। वहीं अगर वो चीज 26 रुपए की हो गई बढ़ के, तो क्या 100 में आ पाएंगी 4? नहीं आ पाएंगी, 3 आएंगी। मतलब आपकी परचेसिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई। तो जब महंगाई बढ़ती है वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी घट जाती है और परचेसिंग पावर भी क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, परचेसिंग पावर भी घट जाती है। एक टाइम पर 500 रुपए आपके लिए बहुत कुछ था, आज के डेट में 500 रुपए कुछ नहीं है। ठीक है, मार्केट जाओ, 2-4 दुकान पे जाओगे, ऐसी 500 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई? कम हो गई। तो इस सिचुएशन से बैंक को क्या होना पड़ता है? निपटना पड़ता है। अब भाई 10 साल में क्या सिचुएशन आएगी किसे क्या पता। तो जिस रेट से महंगाई बढ़ती जाती है उसी रेट से आपके जो इंटरेस्ट हैं वो क्या होते हैं? वो भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है उसी रेट से जिस रेट से आपके पास क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है ना। ये होता है टीजर लोन। क्या होता है? टीजर लोन। ऐसा लोन जिस पर समय के साथ इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाता है कहलाता है क्या? टीजर लोन। नेक्स्ट है सिंडिकेट लोन, और एक चीज और क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम। सिंडिकेट लोन और कंसोर्टियम। तो अब हम इसको कल पढ़ेंगे क्योंकि आज काफी सारा हो गया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो कुछ चीजें जो हमें कल पढ़नी है लोन में, तो 2 से 3 चीजें और रह गई हैं जो हमें लोन में कंप्लीट करनी है। फिर हमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी और टाइप्स ऑफ रिस्क देखना है कि मतलब सिक्योरिटी क्या होती है, मोर्टगेज क्या होता है, प्लेज क्या होता है ना, ये चीजें हमें पढ़नी। लीन क्या होता है ना, ये चीजें हम कल पढ़ेंगे। और कल ही हम रिस्क देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क देखेंगे, कितने टाइप के रिस्क होते हैं मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो बचा हुआ लोन का प्रकार है, जो टाइप्स बचे हुए लाइक सिंडिकेट लोन और कंसोर्टियम। क्या? सिंडिकेट लोन और कंसोर्टियम। ठीक है ना। अभी के लिए इतना काफी है। ठीक है, और जो भी लिखा हुआ है, जो भी थ्योरी है, वो भी आपको कल के लेक्चर में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, है ना। तो भाई ये होता है टीजर लोन। टीजर लोन में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टीजर लोन जो है बहुत अच्छे से समझा दिया है कि इसमें होता क्या है कि भाई आपका इंटरेस्ट जो है वो समय के साथ इंक्रीज होता जाता है। ऐसा कोई भी लोन टीजर लोन कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लंबे समय तक के लिए लोन ले रहे हैं, है ना। ओके, तो आज हमने क्या क्या देख लिया है भाई? आज हमने बहुत कुछ देख लिया है। लाइक हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा, नॉस्ट्रो देखा, वॉस्ट्रो देखा, वेस्ट्रो देखा। फिर हमने क्या देखा कि भाई नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वेस्ट्रो अकाउंट क्या होता है। एक हमने देखा लोरो क्या होता है। एक हमने देखा डोरमेट अकाउंट या इनएक्टिव अकाउंट किसको कहेंगे। फिर हमने क्या देखा कि भाई डीमेट अकाउंट क्या होता है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है कि भाई विदेशी को अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो बीच में जो एजेंट होता है वो कहलाता है एस्क्रो एजेंट, और एस्क्रो एजेंट के जरिए जब आना जाना होता है तो वो कहलाता है एस्क्रो अकाउंट। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई स्वीप अकाउंट क्या होता है, फ्लेक्सी अकाउंट क्या होता है। स्वीप अकाउंट में हमको एक बार बस बोलना पड़ता है, फ्लेक्सी अकाउंट में हमको बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईएफसी क्या होता है कि अगर इंडियन फॉरेन करेंसी लेकर आ रहे हैं और उन्हें फॉरेन करेंसी में ही पैसा जमा करना है तो उसके लिए उन्हें ईएफसी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने लोन देखे, लोन के टाइप्स देखे सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, है ना। ठीक है, अब बाकी की चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए आई होप इतना काफी है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है वो हम कल के लेक्चर में देख सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।